जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में हम लोगों ने देख लिया था गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को हमने पढ़ लिया था और सीख लिया था कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हम उसे कहते हैं ऐसा स्रोत जिसका उपयोग हम केवल और केवल एक बार कर सकते हैं, उसे हम परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। इसमें जीवाश्म ईंधन, कोयला, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, डीजल आ जाता है और गैस, प्राकृतिक गैस। ये थे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और इन्हीं को अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, क्योंकि ये दोबारा इसका उपयोग हम नहीं कर सकते, नया नया नहीं हो सकता। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हम उसे कहते हैं ऐसा स्रोत। देखिए, गैर परंपरागत स्रोत का अर्थ है ऊर्जा का ऐसा स्रोत जिसका उपयोग हम बार बार कर सकें और समाप्त भी न हो। वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या और टेक्नोलॉजी और मशीनीकरण के इस समय में सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है और इस ऊर्जा की जरूरत को पूर्ति करने के लिए गैर परंपरागत स्रोत का खोजा जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परंपरागत स्रोत कोयला, डीजल, पेट्रोल ये सब एक समय के बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए गैर परंपरागत स्रोत को वर्तमान समय में खोजना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। सौर ऊर्जा को देख लिया था। सूर्य सबसे बड़ा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसमें हमने 3-4 युक्तियों को देख लिया था सूर्य पर आधारित, यानी सौर ऊर्जा पर आधारित 3 युक्ति देख लिया था। सौर कुकर, दूसरा हमने देखा था सौर पैनल और तीसरा हमने देख लिया था सौर सेल। सौर सेल के समूह को हमने देखा था कि सौर पैनल कहते हैं। और सोलर कुकर का प्रयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश होता है तो ऐसी स्थिति में खाना बनाया जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत पवन ऊर्जा को पढ़ेंगे। पवन ऊर्जा भी बच्चों गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आता है। देखिए, आज का जो टॉपिक है ये क्या है, गैर परंपरागत स्रोत का दूसरा भाग, गैर परंपरागत स्रोत। अब गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा के स्रोत, यहां हम लिख दे रहे हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत हमने पढ़ लिया है, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा और सौर ऊर्जा पे आधारित कई उपकरणों को हमने देख लिया था। 3 उपकरण हमने देखा था, सौर कुकर, सौर सेल और सौर पैनल। अब यहां हम लोगों को पढ़ना है सौर ऊर्जा के बाद कंप्लीट इसको पढ़ लिया है। अब हम पढ़ना चालू करेंगे दूसरा पॉइंट, पवन ऊर्जा। इसको हम लोग और भी कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखना चालू करते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी बच्चों गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बार बार हम गैर परंपरागत शब्द का उपयोग कर रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का अर्थ होता है ऐसा ऊर्जा का स्रोत जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। ऐसे स्रोत को हम ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। यानी इसको अगर हम कहना चाहें तो एक तरीके से और कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। नवीकरणीय यानी नवीकरणीय का मतलब नया नया होने वाला, जो हर दिन नया हो जाए उसे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ये कभी समाप्त नहीं होगा। जब पृथ्वी समाप्त हो जाएगी तभी इसका समापन संभव है, नहीं तो ये समाप्त होने वाला नहीं है। अर्थात यहाँ जीवन ही नहीं रहेगा तो कोई बता ही नहीं सकता कि है हवा की नहीं है। तो यानी सूर्य जो है वो समाप्त होने का सेंस है कि सूर्य के समाप्त होने पर पृथ्वी का अस्तित्व तो रहेगा ही नहीं।
क्योंकि पृथ्वी का अस्तित्व अगर रहेगा भी तो यहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे, और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इकोसिस्टम में हम आपको बताएंगे कि बिना पेड़ पौधों का, बिना पादप का, बिना उत्पाद का जो उपभोक्ता होता है वह निवास नहीं कर सकता। चलिए यहाँ अब हम समझते हैं पवन ऊर्जा, यानी दूसरा टॉपिक है पवन ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा भी एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है या गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। देखिए अब पवन, हवा किसे कहते हैं या पवन किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि पवन किसे कहते हैं। चलिए तो अब पहले आप ये समझ लीजिए कि पवन किसे कहते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए गतिशील हवा को हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। यानी जो हवाएं गतिशील होती हैं, गतिशील हवा को, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, पवन कहते हैं। यानी ऐसी हवा जो गति करती है या ऐसी वायु जो गति करती है उसे ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। पहली बात तो ये हुआ। दूसरी बात, पवन ऊर्जा पे आधारित क्या होगा। देखिए पवन ऊर्जा के लिए पवन, देखिए एक रोटर होता है, रोटर का कहने का सेंस है कि पवन कारखाना बनाया जाता है। बड़े बड़े ऐसे इस तरीके से कारखाने होते हैं, करीब 10-10 तल्ले के ये, और इस कारखाने में ऐसे रहता है। और यहाँ बच्चों ये इस स्थान पे ऊपर, यहाँ देखिए सीढ़ी नुमा ऐसी संरचना होती है, अंदर एक मकान जितना बड़ा घर होता है, ये पूरा अंदर की तरफ से सीढ़ी गया रहता है, और यहाँ पर ये पंखे लगे होते हैं, ये ऐसे इस तरीके से पंखे लगे होते हैं, और ये पंखे आपस में क्या करते हैं, ये चलते रहते हैं इस तरीके से। ये पंखे एकदम ऊंचाई पे, करीब अगर वर्तमान में दिखा है करीब इसका पंखे, एक एक पंखे का वजन जो होता है कई टन में होता है या कई क्विंटल में होता है। इसको देखिए पंखे को लगा दिया जाता है, और पंखा जब हवा चलता है तो हवा के चलने से ये पंखा चलने लगता है। अगर आप जनरेटर देखते होंगे तो जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, तेल डाल करके तब उसको चलाते हैं, तो वही काम यहाँ हवा के द्वारा कर दिया जाता है। ये पंखे इतने बड़े होते हैं कि जब हवा इनके ऊपर पड़ता है तो ये अपने ही स्थान पर क्या करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। हवा के द्वारा नाचते हैं, अर्थात ये फ्री में नाच जाते हैं। तो देखिए हवा के द्वारा ये पंखे नाचना चालू कर देते हैं अपने ही स्थान पे, और जब ये हवा के द्वारा अपने स्थान पे नाचेंगे तो इसके द्वारा टरबाइन माने जो बिजली को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, उस टरबाइन को चलाने के लिए या तो भाप का उपयोग करिए आप, या तो तेल का, या तो कोयले का उपयोग करिए। इन सब को उसको टरबाइन के ऊपर प्रवाहित किया जाता है, जिससे टरबाइन घूमता है और आर्मेचर घूम जाता है। आर्मेचर के घूमने से बिजली बन जाती है। बिजली बना कैसे बनता है जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये पंखे आपस में घूमना चालू कर देते हैं। जब ये पंखे हवा के द्वारा घूमते हैं तो ऐसी स्थिति में इससे बिजली उत्पन्न हो जाता है, और इस बिजली का उपयोग हम कर लेते हैं। लेकिन ये पंखे कब चलते हैं ये पूछता है। कम से कम इसको चलने के लिए हवा की जरूरत होती है 15 किलोमीटर प्रति आवर। यानी ये पंखे तब चलेंगे जब इसके ऊपर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवा चले, तो ऐसी स्थिति में ये पंखे आपस में घूमते हैं। तो ये अब इसके देखिए इसके लाभ क्या है और इसकी कमियां क्या हैं। इसका लाभ ये है कि इससे प्रदूषण नहीं होगा। जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी के द्वारा धुआं निकलता है, कोयले को जलाएंगे तो कोयले से भी धुआं निकलता है, अर्थात लकड़ी और कोयले से धुआं निकलेगा, उससे प्रदूषण फैलता है, इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। दूसरी बात कि इसका उपयोग हम फ्री में कर सकते हैं। हवा के लिए हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ता, अर्थात हवा फ्री है, वायु के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, इसका मतलब ये फ्री है। लेकिन इसकी कमियां क्या हैं, पहले लाभ आप देख लीजिए। लाभ माने वातावरण को क्या नहीं करता, प्रदूषित नहीं करता। तो वातावरण को प्रदूषित नहीं करता, वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। दूसरा,
ये दूसरा इसका लाभ क्या है, प्रदूषित नहीं करता। आप लिख लीजिएगा, वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है ये। दूसरी बात पवन ऊर्जा का क्या लाभ है, यानी पवन बिजली घर का क्या लाभ है कि ये वातावरण को प्रभावित माने प्रदूषित नहीं करेगा, और ये वायु पर कोई टैक्स नहीं लगता, अर्थात यह फ्री में उपलब्ध होता है, यह फ्री होता है, यह फ्री होता है। अब आगे ये बहुत आपको इतना छोटा दिख रहा है, हमने बनाया है, ये कम से कम 10-10 तल्ले के होते हैं, और इसका पंखे जो लगे होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, अब किसी न किसी पिक्चर में भी दिखाया गया है इसको। अब यहां से देखिए इसके हानि या कमियां क्या है इसकी कमियां जो है बच्चों, इसके पंखे इतने भारी होते हैं, और दूसरी बात इसको खुले स्थान पे, ऐसा नहीं है कि किसी कमरे में आप इसको लगा दीजिए और हवा इसके ऊपर आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके लिए क्या होता है, इसकी कमियां ये है कि इसे लगाने के लिए जगह बहुत चाहिए, जगह ज्यादा चाहिए, जगह की आवश्यकता चाहिए, जगह ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब ये इसकी पहली कमियां हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा आपको जगह की जरूरत पड़ेगी। दूसरी कमी इसकी है कि इसके पंखे और इसको बनाने में बहुत लंबा खर्च आता है, तो माने इसको बनाने में खर्च बहुत अधिक आता है। तीसरी इसकी कमी क्या है, ये हर स्थान पर नहीं लगाया जा सकता, ऐसे स्थान पे लगाएंगे जहां हवा चलता हो पता नहीं ऐसे स्थान पे न लगा दिया जाए कि हवा चले ही नहीं, तो कोई हवा नहीं चलेगा तो लगाने से फायदा ही क्या होगा। यानी इसको लगाने के लिए उस स्थान को ढूंढा जाता है जहां हवा लगातार चलता हो, यानी हवा हमेशा चलता रहे। तीसरी बात, खर्च अधिक होगा, हमेशा हवा चलना चाहिए। और तीसरी बात इसकी क्या है, इसके जो पंखे होते हैं या ये जो मशीनरी होता है ये हमेशा खुले स्थान पे लगाया जाता है, अर्थात इसके पंखे धूप छांव बरसात सभी को झेलते हैं, जिस वजह से इसके पंखे जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये था पवन ऊर्जा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पवन किसे कहते हैं, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो जब हम बड़े बड़े रोड माने बड़े ऊर्जा घर में, यानी दिया क्या है यहाँ कि बड़े बड़े पवन कारखाना होता है, ये इतना बड़ा कारखाना है, इसमें पंखी लगा दिया जाता है, यहाँ मशीन लगी होती है, जब ये पंखी हवा के द्वारा घूमता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ ये आर्मेचर को घुमाने लगता है, और आर्मेचर इसमें बिजली उत्पन्न कर लेता है, और बिजली को ये कई स्थानों पर भेजा जाता है। लेकिन इसकी अब आपको बता दिए कि इसका लाभ क्या है, यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करता, यह वायु के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, अर्थात यह फ्री में मिल जाता है। लेकिन इसकी कमियां हैं, ये जगह बहुत लेता है, बहुत जगह लेता है, इसका खर्च ज़्यादा आता है बनाने में, ये हर स्थान पर बनाना संभव नहीं है। और इसकी और कमी क्या है, ये हर स्थान पर बना नहीं सकते, और इसका जो पंखा होता है और ये जो पूरा उपकरण लगा होता है ये हमेशा खुले स्थान पे लगा होता है, इसलिए इस पे वायु का माने हवा तो रहेगा ही, गर्मी का, धूप का, छांव का, बरसात से इसके पंखे बार बार क्या होते रहते हैं, प्रभावित होते रहते हैं, और यह इतना खर्चीला होता है कि इसको लगाना संभव हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तीसरी बात, आपसे पूछेगा प्रश्न, पवनों का देश किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। और ये पवनों का देश किसे कहते हैं, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, डेनमार्क। तो पूछेगा, ये यूरोप का एक देश है, यूरोप का, यूरोप। अब ये बता दें, यूरोप महाद्वीप जब आप देखेंगे तो ऊपर में मिलेगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। डेनमार्क जो है, ये डेनमार्क को हम लोग पवनों का देश कहते हैं। ये कक्षा 10वीं में कई बार पूछा गया, और कंपटीशन में भी कई बार प्रश्न आया है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, यानी डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, पवनों का देश। तो आपसे पूछेगा कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को। लेकिन वायु द्वारा, पवन द्वारा सबसे ज्यादा, पवन के हवा के द्वारा सबसे नंबर 1 पे बिजली उत्पादन करने में कौन है, तो वायु के द्वारा दुनिया में सबसे अग्रणी जो देश है बिजली उत्पादन करने में, वो है कौन, जर्मनी। जर्मनी जो है ये हवा के द्वारा बिजली उत्पादन करने में प्रथम स्थान पे है। दूसरा, भारत का कौन सा स्थान है,
तो भारत का 5वां स्थान है, भारत का 5वां स्थान है। तो ये है बच्चों पवन ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको जानना चाहिए। पवन ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, या इसी को हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ये आप उतार लीजिए, ये फैक्ट है। यूरोप महाद्वीप का एक देश है डेनमार्क, जिसे हम पवनों का देश कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस वायु के द्वारा यानी वायु बिजली घर के द्वारा, पवन कारखाने के द्वारा सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने में जर्मन फर्स्ट पे है। भारत का 5वां स्थान है। ये किस तरीके से चलता है, ये रोटर घूमता है। जब इसको बनाना रहता है तो इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ये पंखे इतने वजन होते हैं कि जेसीबी से उतारना पड़ता है। चलिए अब हम लोग देखना चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, बायोगैस किसे कहते हैं। बायोगैस, बायोगैस, बायोगैस का दूसरा नाम होता है गोबर गैस। गोबर गैस ये इंपॉर्टेंट है, बायोगैस या गोबर गैस। देखिए बायोगैस किसे कहा जाता है, फसल माने जो फल के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, अपशिष्ट पदार्थ है, यानी फलों के छिलके, सब्जी के छिलके, फल के छिलके, सब्जी के छिलके, फल के छिलके, फल के छिलके, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ जो हमारे लिए अनुपयोगी हो और जिसे हम फेंक दें, अपशिष्ट कहलाता है। और मल या फिर मल जो भी है, मल गोबर, मल तथा गोबर यानी कचरा, यहाँ कचरा का प्रयोग करिए, ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, यानी गोबर। इन सब को बच्चों जब हम किसकी, वायु की, ऑक्सीजन की यानी O2 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब सब्जी के छिलके, फल के छिलके, अपशिष्ट पदार्थ और गोबर को वायु की अनुपस्थिति में अपघटित कर दिया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में अपघटित किया जाता है, तो इस प्रकार अपघटित कर दिया जाता है किसी भी तरीके से प्रेशर के द्वारा। जैसे आप करेंगे क्या, इस तरीके से गड्ढेनुमा संरचना बना लेंगे। ये टैंक रहेगा, इस टैंक में देखिए इस तरीके से यहाँ आप क्या करेंगे, इस तरीके से बना रहेगा डिजाइनदार, आपके बुक में दिया होगा, देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग गोबर को, सब्जी के छिलके को, फलों के छिलके को, अपशिष्ट पदार्थ को, गोबर को इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद इसके ऊपर हम ऐसा ढक्कन लगा देंगे जिसमें ऑक्सीजन यानी हवा प्रवेश न कर सके। और जब हवा नहीं प्रवेश करेगा तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ता रहेगा, इतना ज्यादा इसमें मात्रा रहेगी कि यहाँ गैस का निर्माण हो जाएगा, और वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। और ये जब अपघटित होगा तो ऐसी स्थिति में ये निर्माण करेगा बायोगैस का। इसका मुख्य, बच्चों इसको गोबर गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मुख्य अवयव ही होता है गोबर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, यानी महत्वपूर्ण जो रोल निभाने वाला है वो गोबर है, इसीलिए इसको हम बायोगैस के साथ साथ गोबर गैस भी कहते हैं। आप परीक्षा में लिखेंगे कैसे कि बायोगैस या गोबर गैस, जब हम यानी आप लोग देखते होंगे घूर गांव में कहते हैं इसको, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, गोबर और अपशिष्ट पदार्थ को घूर में, देखिए आप जो घूर बना होता है गांव में, वहां पे हम क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति रहती है, वहां फेंक देते हैं, तो ये देसी खाद कहलाता है। लेकिन अगर इन्हीं सब चीजों को हम फेंकें, और कहाँ फेंकें, एक ऐसे गड्ढे में फेंकें
कि उस गड्ढे में ऑक्सीजन प्रवेश न कर सके, उसके ऊपर कुछ न कुछ ऐसे तरीके से ऊपर ढक्कन नुमा लगा दिया जाए और यहाँ ऑक्सीजन प्रवेश न किया जाए और इसमें इतना ज़्यादा भर दिया जाए कि बहुत प्रेशर से दबा हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये अपघटित हो जाता है और अपघटन के पश्चात यहाँ गैस बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोबर गैस। क्योंकि गोबर इसका सबसे प्रमुख अवयव है, तत्व है, गोबर इसमें सबसे प्रमुख है, इसीलिए इसको गोबर गैस भी कहते हैं। ये हुआ आपका गोबर गैस। अगला एक पूछा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी इसको हिंदी में कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। चलिए अभी लाइट कट गई है, कुछ टाइम बाद अब आपको बताएंगे। अच्छा दिख तो रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहा जाता है, ध्यान से समझिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका मुख्य जो तत्व होता है वो कार्बन है। मुख्य गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है क्या, ग्रीन हाउस प्रभाव को। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर्हेनियस ने बताया था। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द किसने दिया था, तो आर्हेनियस ने, आर्हेनियस। तो आपसे पूछेगा ग्रीन हाउस शब्द किसने दिया था, तो आर्हेनियस ने दिया था। इसमें कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या, देखिए आप क्या करिए, यहाँ एक बायोम बना लीजिए। इस बायोम में कुछ न कुछ सब्जियां हैं, कोई भी सब्जी है, ये इस तरीके से मान लीजिए है सब्जी, ये है सब्जी। और इन सब्जियों को क्या करिए, इन सब्जियों को ठंड के समय में बचाने के लिए पहले के किसान इन सब्जियों को ठंड से बचाने के लिए इनके ऊपर क्या किया करते थे, इनके ऊपर यहाँ पर एक संरचना बना देते थे पन्नी का, यानी चिमकिल्ली जिसे आप लोग पन्नी कहते हैं। इस पन्नी, वो कैसी पन्नी, पारदर्शी पन्नी, जिसको आर पार ले जाया देखा जा सके, सफेद वाली पन्नी। इसके ऊपर इस पन्नी के लेयर को यानी लगा दिया जाता था और ये पन्नी का लेयर यहाँ पे, ये आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, और आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ से क्या करती थी, टकराती थी और टकरा के इसमें प्रवेश कर जाती थी। और प्रवेश ठंड के मौसम में ये सब्जियां जिससे खराब न हो तो इसके अंदर प्रवेश कर जाती थी। और प्रवेश करने के पश्चात अब जब ये वापस लौटना चाहती थी तो कंप्लीट ये वापस नहीं हो पाती थी। इस ऐसी स्थिति में जो सब्जियां थी या फल फ्रूट थे, जो भी लेयर में बने हुए हैं, इस लेयर में वे खराब, माने ठंड की वजह से खराब नहीं होते थे। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये किसी भी चीज को अवशोषित कर लिया करती थी, माने प्रकाश को अवशोषित कर लेती थी। लेकिन जब निकालना होता था तो पूर्ण रूप से प्रकाश वापस नहीं जाता था, कुछ न कुछ हिस्सा बच जाता था, जिस वजह से ठंडी से जो भी सब्जियां हैं बच जाए। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो उमस को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये ग्रीन क्यों कहलाता है, ग्रीन इसलिए कहलाता है क्योंकि सब्जियां जो होती हैं हरी होती हैं, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ कोई काला चीज होता या कोई भी व्यक्ति होता, मान लीजिए कोई काला व्यक्ति होता, अगर इसके अंदर घुस जाए तो ऐसी स्थिति में ब्लैक हाउस इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ सब्जियां जो है हरे रंग की होती थी, इसीलिए इसको हम कहते थे ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है, कुछ नहीं, एक लेयर होता था। पहले के लोग सब्जियों को ठंड से बचाने के लिए इसके ऊपर पन्नी का लगा दिया करते थे। जब प्रकाश की किरणें आती थी और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड माने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये सब्जियों में प्रकाश प्रवेश करता था और लौटते समय जितना भी प्रकाश आया है कंप्लीट वापस नहीं लौट पाता था, यानी इसमें ऊष्मा का मात्रा बना रहता था, जिस वजह से ये सब्जियां ठंड से बच जाती थी। और ये हरे रंग की सब्जियां होती थी, इसीलिए हम इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये शब्द किसने दिया था, आर्हेनियस ने। अब आपको कंप्लीट हुआ होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं।
ये आपका हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट और बायोगैस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चों, लाइट भी नहीं है, उतना साफ दिख भी नहीं रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में अब कर लेंगे। एक और टॉपिक है जो समुद्री ऊर्जा है, यानी समुद्र के विषय में हम लोग पढ़ लेंगे। ये भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। उसके अंतर्गत ज्वारी पढ़ लेंगे, जो भी आएगा हम लोग समुद्र से रिलेटेड उसको पढ़ लेंगे। नाभिकीय संलयन पढ़ लेंगे, नाभिकीय विखंडन पढ़ लेंगे। आपका ये चैप्टर ऊर्जा, जो चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत, कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी बच्चों को लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।